सीएफओ ललित कुमार खेतान जी, जिनसे बातचीत होगी। कंपनी की हाल ही में जो कंपनी को करीब 1100 करोड़ का ऑर्डर मिला है, एक्सपोर्ट ऑर्डर, उस पर डिटेल से समझेंगे और साथ ही विस्तार योजना पर भी चर्चा होगी। लेकिन हर बार की तरह आपको सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। रामाकृष्ण फोर्जिंग एक जानी मानी कंपनी है, ऑटो नॉन ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली ये कंपनी है और सप्लाई का इसका जो बिजनेस है वो भारत समेत दूसरे देशों में भी है। नॉर्थ अमेरिका जैसे कई पार्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ईवी में एंट्री के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन पर भी इनका फोकस है। हाल ही में इनको, जैसा कि हमने आपको बताया, यूरोप से करीब 1150 करोड़ का एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है। इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। ललित कुमार खेतान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है आपकी कंपनी का, ये जो ऑर्डर आपको मिला है किस डिवीजन के लिए मिला है, कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी की ऑर्डर बुक के लिए ये? थैंक यू। ये ऑर्डर जो हमको मिला ये 1150 मिलियन का है, 1150 करोड़ नहीं, 115 करोड़ रुपए का है इन टर्म्स ऑफ INR। और ये हमारे यूरोपियन OEM जो टियर 1 कस्टमर है उनका है, जो कि हमारे जो पुराने लॉन्ग टर्म कस्टमर हैं। और ये कंटिन्यूएशन है हमारी जो पेनिट्रेशन है एक्सपोर्ट मार्केट में, खासकर यूरोप में, जो पिछले 3-4 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप में हमारा प्रेजेंस बढ़े। उस ऑर्डर में ये एक और नई सफलता है और आने वाले समय में ये हमारे जो प्रयास जारी रहेगा कि हम और ऑर्डर विन करते रहें यूरोप में, साथ साथ अदर मार्केट में भी। और निश्चित रूप से इस तरह के विन से मनोबल बढ़ता है और कंपनी जो आगे बढ़ रही है और जो हम ग्रोथ कर रहे हैं उसको एक मोमेंटम फर्दर मिलता है। और वो हमारी तरफ से मतलब हर ऑर्डर विन हम कहेंगे काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या टाइमलाइंस हैं इसकी, कब तक इसको पूरा करना है, किस तरह से आगे बढ़ेगा? ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये 4 से 5 साल में कंप्लीट करने होते हैं। तो ये अगले साल से चालू होगा इसका एग्जीक्यूशन और अगले 4 से 5 साल में कंप्लीट होगा। ओके, अगले 4 से 5 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके हमने देखा कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में जो है आपकी रेवेन्यू काफ़ी हद तक बढ़ी है, काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स रहे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस ग्रोथ में? देखिए, पिछला साल काफी अच्छा था, हमारी रेवेन्यू ग्रोथ करीब 80% थी लास्ट FY21 के ऊपर। और सर्टेनली देखिए पिछले 2 साल सर्टेनली कोविड के कारण काफी अच्छे नहीं थे, और लेकिन उसके बाद जो डिमांड आई है और खासकर हम MSCB सेगमेंट में हैं, वहां पर ऐसे भी साइक्लिकल डाउन ट्रेंड चल रहा था और कोविड के पहले भी, और अपसाइड ड्यू था। और वो अपसाइड अब इस सेगमेंट में दिख रही है। पहले स्टार्ट हुआ था ये ओवरसीज मार्केट से और एक्सपोर्ट्स काफी अच्छा कर रहा था, और पिछले 3-4 महीने से डोमेस्टिक भी काफी अच्छा कर रहा है। और आने वाला समय दोनों सेगमेंट के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है जो हमने ग्रोथ अचीव की है वो ग्रोथ आगे भी जारी रहेगी। और ये ग्रोथ जो आई है इसके कई फैक्टर हैं। एक तो जैसे मैंने बताया डिमांड, उसके अलावा जो हमने पेनिट्रेट किया है नए नए कस्टमर्स में, कंटेंट बढ़ाए हैं अलग अलग कस्टमर्स के जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं उसमें, और हमने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई किया अक्रॉस ज्योग्राफी, अक्रॉस कस्टमर्स, विद द डेवलपमेंट ऑफ नए प्रोडक्ट और नए कस्टमर्स नए ज्योग्राफी में जो ऐड किए, इन सब का इम्पैक्ट है इस ग्रोथ में। करेक्ट। हम देख रहे हैं मिस्टर खेतान यहाँ पर कि फ्यूल इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे देश में, लेकिन उसके बावजूद जो CV कमर्शियल व्हीकल कंपनियां हैं उनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। शायद ये जो पुरानी समस्याएं थी, चाहे वो चिप शॉर्टेज को लेकर हो या जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन है जिसके कारण हम देख रहे हैं कि फ्यूल की कॉस्ट बढ़ी हुई है, वो सब इंडस्ट्री ने शायद पचा ली हैं। आपका क्या व्यू है इस पूरे जो है ऑटो सेगमेंट में, जहाँ पर आप एक बड़े प्लेयर हैं, कौन कौन से नए ट्रिगर्स और ग्रोथ ड्राइवर होंगे यहां से आगे जाते हुए? देखिए, सबसे मेन ट्रिगर है इकोनॉमी आपकी ओवरऑल अच्छा कर रही है, परफॉर्म अच्छा कर रही है, वो सबसे बड़ा ट्रिगर होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। आपने जो कहा फ्यूल के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, ये सर्टेनली ये सब जो कॉस्ट प्रेशर है ये एरिया ऑफ कंसर्न है, और एक सर्टेन लेवल के बाद इनका इम्पैक्ट दिखने लगता है। हाँ, लेकिन आज तक अभी तक जो स्थिति है वो स्थिति में आपने सही कहा कि लोगों ने इसको डिस्काउंट कर लिया है, और इसको डिस्काउंट करते हुए मार्केट अपना ठीक चल रहा है और ओवरऑल इकोनॉमिकल सिनारियो ठीक है। और आप जैसा देखा RBI भी काफी कोशिश कर रही है अपने
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और गवर्नमेंट के भी मेजर्स आ रहे हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और इनका पॉजिटिव रिजल्ट महीने 2 महीने में आ जाएगा, और उसका ओवरऑल मार्केट पे काफी अच्छा इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पे। और अगर ये इन्फ्लेशन ज्यादा समय तक इस लेवल पे नहीं रहता है तो अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी, और उसका इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री पे तो रहेगा ही पॉजिटिव, बाकी इंडस्ट्रियों पे भी पॉजिटिव आएगा। खान साहब, ऑटो के अलावा नॉन ऑटो सेगमेंट में भी काफ़ी बड़ा बिजनेस है आपका। किस तरह का रेवेन्यू मिक्स आप देख रहे हैं? कौन से सेगमेंट से कितना रेवेन्यू इनपुट मिलने की उम्मीद है अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स में? देखिए, हम ऑटो के अलावा हम जो हमारा फोकस है ऑयल एंड गैस में, फार्म इक्विपमेंट में, ट्रैक्टर में, और रेलवे, इसके अलावा अर्थ मूविंग एंड माइनिंग सेक्टर में, इन सारे एरिया पे हम फोकस कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हर सेक्टर में जितनी ज्यादा ग्रोथ कर सकें, ताकि हम साइक्लिकल नेचर को, हमारी इंडस्ट्री को जो डिमांड सप्लाई का गैप होता है उसको थोड़ा रिस्क मिटिगेट कर पाए। और हमारा टारगेट ये है कि नेक्स्ट 2 साल में ये मिक्स को हम 70-30 पे ले आए, ऑटो 70% और नॉन ऑटो 30%। ओके, 70% ऑटो से और 30% नॉन ऑटो से। इस समय सर आपकी अगर करंट ऑर्डर बुक का आप सिचुएशन बता सके निवेशकों को, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक फ्रंट पर जो ऑर्डर बुक सिचुएशन है वो किस तरह की है? देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि ऑर्डर बुक नहीं होती है, शेड्यूल्स आते हैं एज पर डिमांड, क्योंकि ये हम जो ऑर्डर विन करते हैं ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसके हिसाब से ये कमिटमेंट होता है कस्टमर का, अगर डिमांड है तो हम इतना मटेरियल आपसे जरूर खरीदेंगे। लेकिन समय के हिसाब से ये डिमांड कम और ज्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट में कितनी रिक्वायरमेंट है गाड़ियों की। और हमको हर 2 महीने 3 महीने का शेड्यूल मिलता है, फोरकास्ट होती है, उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं। और आज के दिन जो हमारे को फीडबैक मिला हुआ है, चाहे लो ओवरसीज ओईएम हो चाहे डोमेस्टिक ओईएम से, डिमांड काफी स्ट्रांग है, और मार्केट में एक तेजी जो है वो बरकरार रहने वाली है आने वाले लंबे समय के लिए। और उस हिसाब से हमें ये लग रहा है कि आने वाला समय अभी काफी अच्छा रहने वाला है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा खेतान साहब, एक्सपेंशन प्लान्स पे अगर कुछ अपडेट आप दे सके, कौन कौन से नए ज्योग्राफीज में आप जाने का प्लान बना रहे हैं, किस तरह की तैयारी है आने वाले समय के लिए? देखिए, हमने अपना मेजर कैपेक्स अभी पिछले साल ही कंप्लीट किया है, और हमारे पास थोड़ा हेडरूम है अभी हमारी कैपेसिटी में कंसोलिडेट करने का। तो अभी इमीडिएट कोई बड़ा कैपेक्स प्लान नहीं है, थोड़ा छोटा मोटा कैपेक्स तो ऑलवेज चलता रहता है। तो हम अभी कंसोलिडेट करेंगे 1 और 2 साल के लिए, और ऑप्टिमाइज करेंगे अभी जो हमने कैपेसिटी बिल्ड की है, उसके बाद हम फिर नए एक्सटेंशन की ओर जाएंगे। करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया खेतान साहब, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। रामकृष्ण फोर्जिंग के टॉप मैनेजमेंट बताते हुए कि जो नया ऑर्डर है उसका क्या डिटेल्स है, अगले 4 से 5 साल में पूरा होने की उम्मीद, और ग्रोथ यहाँ से कंपनी की बेहतर ही दिखाई दे रही है। स्टॉक आपके सामने आएगा। हमने देखा कि परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय में अच्छा ही रहा है, लेकिन आपको अब आगे क्या करना चाहिए रामकृष्ण फोर्जिंग के स्टॉक में, ये बताने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, अविनाश गोरखकर। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैनेजमेंट को आपने सुना ही, यहाँ पर एक नया ऑर्डर तो मिला ही है, उसके अलावा भी जो प्लान्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे ही साउंड कर रहे हैं। फिलहाल 162 रुपये पे ये स्टॉक, क्या करना चाहिए आपको लगता है निवेशकों को? नहीं, मुझे लग रहा है कि सौमित्र, देखिए कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मार्च 22 के लिए काफी स्ट्रांग है, और ये कंपनी का जो ज्यादा बड़ा एक्सपोजर है वो नॉट ओनली डोमेस्टिक बट एक्सपोर्ट मार्केट में भी है। डोमेस्टिक मार्केट में ये टाटा मोटर्स के एक बहुत बड़े वेंडर है, और जिस प्रकार की ग्रोथ कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आने वाले साल में आ रही है, मैनेजमेंट ने सही कहा है कि डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी। तो मेरे ख्याल से FY23 ऑल्सो शुड बी अ स्ट्रांग ईयर, और होपफुली अगर एक्सपोर्ट मार्केट में अगर ये और थोड़ा ग्रोथ रिकॉर्ड करते हैं तो जो वीक रुपया है उसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक करंट वैल्यूएशन अगर हम देखें तो रीजनेबल है। 12-13 के पी में अभी ये स्टॉक अवेलेबल है। अगर अगले साल की हम 14-15% की अर्निंग ग्रोथ की भी अगर बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बैठ है। जरूरत है थोड़ा सा पेशेंस का। काफी स्टॉक चल चुका है, अभी थोड़ा करेक्शन हो चुका है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प इट कैन बी अ गुड पोर्टफोलियो चॉइस, प्रोवाइडेड कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश का एक टाइम फ्रेम रखे। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आपको रामकृष्ण फोर्जिंग पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अविनाश, एक मन में सवाल ये भी आता है कि अगर ऑटो स्पेस को प्ले करना है अभी, तो ऑटो एंसिलरीज में रहना बेटर ऑप्शन होगा किसी निवेशक के लिए, या प्योर ऑटो कंपनीज के स्टॉक, टाटा मोटर्स, मारुति, M&M जैसे, अशोक लेलैंड जैसे बड़े स्टॉक्स में फोकस करना बेटर स्ट्रैटेजी होगी?
नहीं देखिए, मुझे लग रहा है दोनों इंटरलिंक्ड है। जब ऑटोमोबाइल सेक्टर चलता है तो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर चलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटो कंपोनेंट सेक्टर ही ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस चलेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में वैल्यूएशन कंफर्ट है। अभी आप सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज अगर देखेंगे तो महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर्स, ये काफी मेरे ख्याल से एक थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। तो उसके हिसाब से डेफिनेटली ऑटो कंपोनेंट कंपनीज विल बी अ बेटर चॉइस। और रामकृष्ण फोर्जिंग में मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है। ऊपरी लेवल पे स्टॉक करेक्ट हो चुका है और अभी भी अगर कोई खरीदता है तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको अगले 12-15 महीने में मिलेगी, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है और वो एक अच्छी प्लस पॉइंट है, क्योंकि सीवी इस साल अच्छी तरह से ग्रो करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए। अविनाश गोरजकर बता रहे हैं कि रामकृष्ण फोर्जिंग एक अच्छा प्ले हो सकता है ऑटो एंसिलरी में, जो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन नज़रिया आपको रखना होगा थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का। 160 के आसपास ये स्टॉक हमने देखा, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है।